जेई एडवांस 2016 का ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट P इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। सपोज Q इज इक्वल टू QIJ अ मैट्रिक्स सच दैट PQ इज इक्वल टू KI वेयर K बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड K इज नॉट इक्वल टू 0 and I is the identity matrix of order 3 if Q23 is equal to minus K by 8 and determinant of Q is equal to K square by 2 then 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें 1 और मोर देन 1 ऑप्शन में बी करेक्ट। तो क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि PQ इज इक्वल टू KI। तो PQ इज इक्वल टू KI अगर आपको दे रखा है तो K इंटू I क्या हो गया, एक ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल टर्म्स K हो जाएंगे। K क्या है, एक रियल नंबर है, तो K इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, K यहाँ गया, बाकी सारे टर्म्स तो 0 होंगे। तो इस इक्वेशन का PQ इजकल टू KI का अगर आप दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ PQ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस KI मैट्रिक्स। अब इस KI मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हर डायगोनल एलिमेंट K है, तो हर रो से एक K को आप कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो K क्यूब हो गया और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स I 1 होता है तो K क्यूब इंटू 1 हो गया। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, K क्यूब इंटू 1 और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या मिलता है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q जो दे रखा है K स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू K क्यूब। यहां से आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P हो जाएगा 2K। अब आपको P मैट्रिक्स भी तो दे रखा है, तो इस P मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग अलोंग सेकेंड रो इसको एक्सपैंड करते हैं क्योंकि सेकेंड रो में एक 0 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो अलोंग सेकेंड रो जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू -2 इंटू -10, फिर हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू -15 प्लस 3 यानी कि दिस इज इक्वल टू 12 अल्फा प्लस 20। तो इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या आ गया, 12 अल्फा प्लस 20। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या है, 2K। तो आप दोनों को जब इक्वेट कर देंगे तो आप देख सकते हैं एक रिलेशन आएगा 6 अल्फा प्लस 10 दिस इज इक्वल टू K। तो अल्फ़ा और K में आपको एक रिलेशन आ गया, लेकिन रिलेशन एक ही है, अननोन तो इसमें 2 है, अल्फ़ा भी अननोन है, K भी अननोन है, यानी कि अल्फ़ा और K में आपको एक और रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन कहाँ से आएगा, वो रिलेशन इस इंफॉर्मेशन से आएगा Q23 इज इक्वल टू माइनस K बाई 8। इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग अल्फ़ा और K में एक और रिलेशन फाइंड करेंगे। Q23 क्या हुआ, इस Q मैट्रिक्स का सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट उसकी वैल्यू है -K बाई 8। हम लोग ये रिलेशन यूज़ करते हैं कि P इंटू एडजॉइंट ऑफ P ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मेरा मास्टर रिलेशन है, ये हर जगह लग जाता है, P इंटू एडजॉइंट ऑफ P दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या है वो भी हमने निकाल रखा है 12 अल्फा प्लस 20 और डिटर्मिनेंट ऑफ P 2K है और क्वेश्चन में दे रखा है कि K इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ P इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब P इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो इस रिलेशन में हम लोग दोनों साइड P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एडजॉइंट ऑफ P मिल जाएगा और उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ P दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P। डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या है, 12 अल्फा प्लस 20 यानी कि 12 अल्फा प्लस 20 इंटू P इनवर्स। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ P की वैल्यू। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि PQ इज इक्वल टू KI, तो यहाँ से आप Q भी फाइंड कर सकते हैं। Q क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में भी आप दोनों साइड P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, P इनवर्स इधर भी P इनवर्स इधर भी, तो आपको क्या मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स P इनवर्स। ये कहाँ से आया, ये आया इस रिलेशन से, PQ इज इक्वल टू KI इट मीन्स Q इज इक्वल टू K टाइम्स P इनवर्स। तो इन दोनों रिलेशन का यूज़ करके Q मैट्रिक्स को हम लोग एडजॉइंट ऑफ P मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब तिक्रम आप क्यों कर रहे हैं, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे Q मैट्रिक्स किसी तरीके से फाइंड करना है। Q मैट्रिक्स को हम लोग एडजॉइंट ऑफ P के टर्म्स में जब लिखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ P तो आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको P मैट्रिक्स दे रखा है, और आपको फुल एडजॉइंट ऑफ P नहीं फाइंड करना है क्योंकि मुझे Q23 एलिमेंट चाहिए, यानी कि मुझे एडजॉइंट ऑफ P का सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट वही केवल चाहिए।
तो यहाँ से देखिए Q इज इक्वल टू K टाइम्स P इनवर्स हो गया और एडजॉइंट ऑफ P इज इक्वल टू 12 अल्फा प्लस 20 इंटू P इनवर्स हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि Q मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई 12 अल्फा प्लस 20 इंटू एडजॉइंट ऑफ P। ये आप लिख सकते हैं। ये मैंने कैसे लिखा, P इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाई 12 अल्फा प्लस 20, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स P का P इनवर्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, जो कि इस केस में 12 अल्फा प्लस 20 है, इंटू एडजॉइंट ऑफ P। ये तो होता ही है, सभी लोग जानते हैं। वही मैंने यहाँ पर किया है, Q इजकल टू K टाइम्स P इनवर्स था, तो P इनवर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाई 12 अल्फा प्लस 20। ये 12 अल्फा प्लस 20 डिटर्मिनेंट ऑफ P मैट्रिक्स है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपको फाइंड करना है Q23 यानी कि Q मैट्रिक्स का सेकेंड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ P में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, यानी कि इस एडजॉइंट P का भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एडजॉइंट P मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट P क्या है, वो भी एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। अब हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट कैसे बनता है, एडजॉइंट बनता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेने के बाद, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम वाला अगर आपको एलिमेंट चाहिए एडजॉइंट P का, तो ये बेसिकली किस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर होगा, क्योंकि एडजॉइंट P में ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो एडजॉइंट P का सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो इस P मैट्रिक्स में थर्ड रो और सेकेंड कॉलम वाला जो एलिमेंट है, थर्ड रो देखिए ये और सेकेंड कॉलम -5 ये वाला, यानी कि -5 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर होगा। अब कोफैक्टर लेना है इसका, और ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में है, यानी कि -1 टू द पावर 3 + 2 वो भी एक टर्म आएगा, बिल्कुल सही है। तो जब हम लोग Q23 करेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, तो ये सब तो सेम है, K/12 अल्फा प्लस 20 ये तो रह जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट P में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, यानी कि कोफैक्टर में थर्ड रो और सेकेंड कॉलम यानी कि -5 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर लेना होगा। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 + 2 वो हो जाएगा 5, यानी -1 टू द पावर 5 यानी कि -1 हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है इस -5 एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी कि ये रो और ये कॉलम हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा -4, यानी कि ये हो जाएगा 3 अल्फा + 4। ध्यान दीजिए कैसे हुआ, आपको -5 इस एलिमेंट का कोफैक्टर लेना था, तो वो हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 2 रो प्लस कॉलम इंटू क्या हो जाएगा 3 अल्फा -4, यानी कि 3 अल्फा + 4। तो ये रिलेशन आ गया Q23 का। Q23 की वैल्यू लेकिन आपको ऑलरेडी दे रखी है, वो क्या है -K/8, तो इसको यहाँ पर हम लोग इक्वेट कर देते हैं, तो इसको लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू -K/8। अब आप इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए, -K/8 इज इक्वल टू -K/12 अल्फा प्लस 20 इंटू 3 अल्फा + 4। K और K को आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि K इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो रिलेशन क्या आएगा 12 अल्फा प्लस 20 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 3 अल्फा + 4। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस रिलेशन से अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, तो उसको हम लोग लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू -1। और शुरुआत में हमने ये रिलेशन प्रूव किया था कि 6 अल्फा + 10 इज इक्वल टू K। ये कहाँ से लाया था, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ P हमने फाइंड किया था 2K है, और इस मैट्रिक्स को देख करके हमने डिटर्मिनेंट ऑफ P फाइंड किया था 12 अल्फा + 20 है। दोनों को इक्वेट किया था तो हो गया था 6 अल्फा + 10 इज इक्वल टू K। अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, तो K की वैल्यू हो जाएगी K इज इक्वल टू 4। तो अल्फा और K की ये वैल्यू हो गई, तो आप देखेंगे कि ये B रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, A सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि A इज रॉन्ग, B इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट दो ऑप्शन में हमसे डिटर्मिनेंट ऑफ P एडजॉइंट Q और डिटर्मिनेंट ऑफ Q एडजॉइंट P पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ P फाइंड कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 8 के बराबर होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ P हमने निकाल रखा है 2K है। डिटर्मिनेंट ऑफ Q क्या होगा, क्वेश्चन में ही दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू K² 2, यानी कि 4² 16/2, दिस इज इक्वल टू 8, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ Q भी 8 हो गया। अब जब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ P मालूम हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ Q मालूम हो गया, तो इससे हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट P, बहुत सिंपल है। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स टू द पावर n-1, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो यानी कि 3 - 1 2, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ P स्क्वायर यानी कि 64। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इस रिलेशन का यूज़ करिए कि P इंटू एडजॉइंट P दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू I। इसमें जब आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट P दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P क्यूब। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट P क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P स्क्वायर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या है 8 स्क्वायर 64। उसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट Q भी 64 हो जाएगा। तो C ऑप्शन में हमें पता करना है डिटर्मिनेंट ऑफ P इन एडजॉइंट Q, तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट Q। C ऑप्शन में ये पूछा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट Q क्या है 64। तो ये जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 9, तो C ऑप्शन सही है। उसी तरह जब हम लोग D ऑप्शन को चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ Q एडजॉइंट P क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट P। इसको भी जब करेंगे तो ये भी 2 टू द पावर 9 आएगा, लेकिन D ऑप्शन में दे रखा है 2 टू द पावर 13, यानी कि D ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन में B और C ऑप्शन सही था। जेईई एडवांस 2012 का प्रॉब्लम है, इफ द एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स P इज दिस। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है तो इसको ऐसा वाला सिंबल देना चाहिए था, गलती से ये स्ट्रेट लाइन हो गया। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इस रिलेशन का यूज करिए, P इंटू एडजॉइंट P दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू I। अब इसमें आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट P दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये I क्या होगा, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ P टू द पावर 3। अब मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ P जो है वो D के बराबर है। लेट्स एज्यूम कि डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू D, तो इस रिलेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, D इंटू एडजॉइंट P का डिटर्मिनेंट। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स तो दे ही रखा है, ये क्या है, ये बेसिकली एडजॉइंट P है। तो इस एडजॉइंट P का आप डिटर्मिनेंट तो आप डायरेक्टली किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करके फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करिए तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P ये क्या मिल जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आती है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि d इंटू 4 दिस इज इक्वल टू डी क्यूब। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, d इंटू 4 माइनस डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब d की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, d की वैल्यू 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, -2 हो सकती है। ऑप्शन में -2 और 2 दे रखा है तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गया। अगर ऑप्शन में d इक्वल टू 0 दे रखा होता तो वो गलत होता। क्यों गलत होता, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सोचिए। यहाँ से इक्वेशन से तो देखने से आपको लग रहा है कि d इक्वल टू 0 भी एक पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन अगर d इक्वल टू 0 होता इसका मतलब वो जो P मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि वो जो P मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल नहीं है। यही हुआ ना, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसकी 0 हो रही है तो। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि P इंटू एडजॉइंट P दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू I। और एडजॉइंट P का डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एडजॉइंट P का डिटर्मिनेंट 4 है, यानी कि एडजॉइंट P जो है वो इन्वर्टिबल है क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ P 0 होता तो इस रिलेशन में डिटर्मिनेंट ऑफ P की जगह यहाँ पर आप 0 डालिएगा तो RHS में क्या आ जाएगा, RHS में आपको 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ P 0 है तो ये 0 हो गया। और हम लोग ये जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ P का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करिए, इस रिलेशन में दोनों साइड एडजॉइंट ऑफ P इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि P इज इक्वल टू क्या आ जाता, P इज इक्वल टू आ जाता है 0 मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ P होल इनवर्स। ये देखिए ये आ जाता, बिल्कुल आता, सही बात है। P इंटू एडजॉइंट P दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। आप दोनों साइड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एडजॉइंट ऑफ P होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ P ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ P तो एक मैट्रिक्स ही है ना, जैसे ये मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स, दोनों मिलकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो LHS में सिर्फ P बचता, RHS में क्या बचता है, 0 इंटू दिस एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स मैट्रिक्स। ये क्या मिलेगा,
ये मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा, यानी कि उस केस में P मैट्रिक्स क्या होता, 0 मैट्रिक्स होता। तो ये तो पॉसिबल है नहीं ना कि P मैट्रिक्स 0 हो जाए और उसका एडजॉइंट ऑफ P जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स है, देखिए इस तरह का कुटुर कुटुर सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, ये है P मैट्रिक्स। तो इसका एडजॉइंट P क्या नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में अगर एक ऑप्शन 0 दे देता, और देना चाहिए था पेपर सेटर्स को, ताकि बच्चे उस ट्रैप ऑप्शन में फंसते हैं, तो अगर ऑप्शन 0 रहता तो वो सही ऑप्शन नहीं होता। भले ही जो हमने इक्वेशन अभी लिखा था वो क्या लिखा था, 4D = D³। इस इक्वेशन को देखने से हमें लग रहा है कि D = 0 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। D = 2 और -2 तो कर ही रहा है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन D = 0 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप इस लॉजिक से देखें कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ P 0 हो गया तो P 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, और एडजॉइंट P जो है वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, जो कि हो नहीं सकता है। तो इस लॉजिक से आप प्रूव कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस P कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि अगर 0 ऑप्शन देता क्वेश्चन में तो वो गलत ऑप्शन होता।